स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट थर्ड, आपको यूनिट फर्स्ट में एक चैप्टर था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि अभी हमने कंप्लीट किया है आपका। और नेक्स्ट चैप्टर इसी का फर्स्ट यूनिट का ही नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ये अब हम आपको पढ़ाएंगे। छोटा सा है इसमें, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें जो सिलेबस है दैट इज़ एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन रिलेटिव मिथाइलिन कंपाउंड्स एंड एल्काइलेशन ऑफ डाईइथाइल मेलोनेट एंड इथाइल एसिटोएसिटेट। क्लेजन कंडेंसेशन आपने पढ़ा हुआ भी है सेकेंड ईयर में, कीटोइनोल टॉटरमेरिज में ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इथाइल एसिटोएसिटेट। सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ इथाइल एसिटोएसिटेट एंड मेलोनिक एस्टर, ये आपका थोड़ा सा है इसमें जो पढ़ना है। तो सबसे पहले तो है कि ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो इनोलेट्स क्या होते हैं? इनोलेट एनायन जो है, या इनोलेट्स या इनोलेट एनायन, इनको दोनों कह सकते हैं। दिस इज़ कॉन्जुगेट बेस ऑफ अनसेचुरेटेड एल्कोहल। अनसेचुरेटेड एल्कोहल मतलब इनॉल जो होते हैं, उन्हें हम इनोलेट्स कहते हैं। अनसेचुरेटेड एल्कोहल में से अगर किसी बेस की प्रेजेंस में ये प्रोटॉन निकल जाता है तो जो एनायन बनता है दैट इज़ इनोलेट एनायन, या इनोलेट्स कहते हैं। मीन्स अनसेचुरेटेड एल्कोहल बेस की प्रेजेंस में प्रोटॉन को रिलीज़ करके और इनोलेट एनायन में चेंज हो जाता है। इनकी अगर हम स्टेबिलिटी देखें तो पहले तो आप जो एल्कोहल आपने पढ़ा हुआ है, और ये सेचुरेटेड एल्कोहल, ये कम एसिडिक होता है एज़ कंपेयर टू अनसेचुरेटेड एल्कोहल। ऐसा क्यों है? क्योंकि अनसेचुरेटेड एल्कोहल जो है उसकी स्टेबिलिटी कम है और ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन अगर हम अनसेचुरेटेड एल्कोहल से इनोलेट को कंपेयर करें तो इनोलेट इज़ मोर स्टेबल दैट अनसेचुरेटेड एल्कोहल, या इनॉल इसे हम कहेंगे। इनॉल से जो इनोलेट बनता है दैट इज़ मोर स्टेबल। क्यों है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा? क्योंकि इसमें जो हमारा एनायन है वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाता है। देखिए, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर ऑक्सीजन पर एनायन आ गया। जब यहाँ इससे प्रोटॉन एक निकल गया था तो ये जो एनायन बचा इस पर नेगेटिव, एनायन पर नेगेटिव चार्ज होता है बेस की प्रेजेंस में। जैसे जो भी कार्बोनिल ग्रुप है उसके अल्फा कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन होता है वो बेस की प्रेजेंस में, बेस मतलब जैसे सोडियम एल्कोक्साइड है या हाइड्रोजीन है, या इस तरह के जो कंपाउंड है, बेसिस हैं, उनकी प्रेजेंस में ये प्रोटॉन को ले लेता है और इनोलेट या जो है इनोलेट एनायन या इनोलेट्स बना लेता है। ये इनोलेट ज़्यादा स्टेबल क्यों है? ड्यू टू रेजोनेंस। देखिए, ये इसके कॉन्जुगेशन में, एनायन के कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो एनायन जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएंगे, और कार्बन जो है नेगेटिव चार्ज वाला क्या कहलाता है? कार्बेनियन। तो अल्फा कार्बन, जो कार्बोनिल के अल्फा पोजीशन पर जो कार्बन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब ये कार्बेनियन बन गया। यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज था और यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो इनोलेट जो है इन दो रेजोनेटिंग फॉर्म में रहने के कारण ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्टेट होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो ये स्टेबल ज़्यादा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी कम है एज़ कंपेयर टू इनॉल। उसके बाद हमें देखना है आपका जो इनोलेट्स है, इसमें आपको पढ़ना था एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। व्हाट इज़ रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, अगर आप मीथेन में से CH4 में से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल दें तो जो ग्रुप बचेगा दैट इज़ मिथाइलिन ग्रुप, राइट। सो मिथाइलिन ग्रुप जो है, जब ये किसी भी दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के बीच में होता है
तो उसको हम कहते हैं रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। जब कोई भी मिथाइलिन ग्रुप कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन से हुए आपको पता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे C ट्रिपल बॉन्ड N है, नाइट्राइल ग्रुप है, या नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, या कार्बोनिल ग्रुप है, CO ग्रुप है, या COOR ग्रुप है। ये कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड, कार्बोनिल में डबल बॉन्ड O है, मान लीजिए इस तरह से OR है, तो ये यहाँ से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जिसकी भी जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्राइल ग्रुप में साइनो ग्रुप जो है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो मिथाइलिन ग्रुप के दोनों तरफ अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप या वो ग्रुप जिसकी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, अगर वो ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये जो है ये हाईली रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। उस पर जो हाइड्रोजन एटम है, दीज आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन एटम। ये फिर हम इतने ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं कि इनको हम किसी भी ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी एटम से या ग्रुप से इन हाइड्रोजन एटम्स को रिप्लेस कर सकते हैं। जो इसको हाइड्रोजन एटम अगर इसमें से मान लीजिए ये मिथाइलिन ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के बीच में है, दो कार्बोनिल ग्रुप के सेंटर में है, मीन्स ये एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप हो गया, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो गया। इसके मतलब कार्बोनिल ग्रुप के अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन हो, कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन होगा, दीज आर अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम को अगर हम सब्स्टिट्यूट या इसको निकाल देते हैं, एक एसिड इसका निकल जाता है, तो कार्बेनियन बनेगा, और ये कार्बेनियन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ जाएगा, या यूँ कहें इसके ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कोई भी आपके पास इस तरह से सपोज एसीटोन ही है, CH3, या यहाँ भी मान लीजिए कोई एस्टर है, CH2COOC2H5, एसिटिक एस्टर। तो इसमें ये जो मिथाइलिन ग्रुप है, इसके दोनों तरफ ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, OC2H5, राइट। ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अगर मान लीजिए इसमें से एक ये जो एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप का प्रोटॉन है, ये यहाँ से हम किसी भी, क्योंकि ये दोनों, ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि ये प्रोटॉन ईजिली निकल सकता है अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देके। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा तो कार्बन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। तो क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O C, इसने अपना एक प्रोटॉन दे दिया और कार्बेनियन में चेंज हो गया, C डबल बॉन्ड O OC2H5। अब ये जो कार्बेनियन बना है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी, मतलब ये यहाँ से अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बेनियन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देगा, मतलब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C O पर नेगेटिव चार्ज OC2H5। और ये यूँ भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए, और इस ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले ले, मतलब नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ये भी बन सकती है, CH3C ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और CH एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप का, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया था, देखिए ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो, और ये C डबल बॉन्ड O OC2H5, मतलब
यहाँ पर इस कार्बन पर कार्बेनियन बन गया, ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और इधर दूसरे वाले ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। ये तीन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप जो है वो दो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के बीच में होने के कारण ये हाईली रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप है, या कार्बोनिल ग्रुप के या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के साइड में जो प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज अल्फा कार्बन एटम एंड दिस इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन एटम, या ये एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप है। ये अपना प्रोटॉन रिलीज करके इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि ये इनका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। इन तीनों को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑक्सीजन पर यहाँ पर ऑक्सीजन है, दिस इज CH3CO एंड दिस इज OC2H5, सब में यही है, CH3 है, राइट। फिर ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप है, एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, OC2H5 है। अब एक बार इस पर नेगेटिव चार्ज था, एक बार इस पर नेगेटिव चार्ज था, एक बार इस पर नेगेटिव चार्ज था, या हम यूँ कहें कि ये इन सारे बॉन्ड्स के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन के बीच पे नेगेटिव चार्ज रोटेट करते रहता है। तो इन तीनों का जो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है उसकी वो जो है अपना एक प्रोटॉन एसिडिक क्यों है कि प्रोटॉन रिलीज़ करने के बाद जो भी स्पीसीज बनती है, जो इनोलेट्स बनते हैं, ये जो इनोलेट हैं दिस इज़ मोर स्टेबल ड्यू टू दीज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एंड ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ये इस स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। तो इनोलेट्स जो हैं दिस आर वेरी स्टेबल, या एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप जो है वो अपना प्रोटॉन रिलीज़ करके और इनोलेट्स में चेंज क्यों हो जाता है इजीली, क्योंकि ये इनोलेट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कारण स्टेबल हो जाता है। तो हमें जो चैप्टर हमारा है दैट इज़ ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। तो दीज आर इनोलेट्स, या हम कहें कि ये एक स्टेबल स्पीसीज़ है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, जो एक्टिवेटेड मिथाइलिन ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के पास में प्रेजेंट है, उस कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन है उसकी एसिडिटी कैसी है, कितनी एसिडिटी है इसकी। तो जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है जिसके साइड में ऐसे हम कुछ एक कंपाउंड्स का या कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है उनका अगर हम देखिए pKa वैल्यू देखें, मतलब एसिडिटी को अगर कंपेयर करें देखें तो आप कुछ एक कंपाउंड्स है उनका देखिए इथाइल एसीटेट है ना, दिस इज एसीटेट ग्रुप CH3COO और उसका इथाइल एसीटेट, इसकी pKa वैल्यू 25 है। इसी तरह एसीटोन CH3CO CH3 इज एसीटोन, इसकी pKa वैल्यू 20 है। ये दोनों वीक एसिड हैं क्योंकि इनकी pKa वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसकी ये pKa वैल्यू ज़्यादा होगी वो वीक एसिड होगा। इसी तरह डाई इथाइल मेलोनेट C2H5COO CH2 COO C2H5 डाई इथाइल मेलोनेट, इसकी pKa वैल्यू 13 है। लाइकवाइज इथाइल एसीटो एसीटेट CH3CO CH2 COO C2H5, यह इसको एसिटो एसिटिक एस्टर भी बोल देते हैं, इसकी pKa वैल्यू 11 है। इसी तरह एसिटाइल एसीटोन, ये एसिटाइल ग्रुप है एंड दिस इज एसीटोन CH3CO CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा के अगर एसिटाइल ग्रुप लग गया तो एसिटाइल एसीटोन 9 है। लाइकवाइज इथाइल साइनो एसीटेट, इथाइल साइनो एंड CH3CO एसीटेट होता है तो इथाइल साइनो एसीटेट 9 pKa वैल्यू है। नाइट्रो मीथेन 10 है और एसीटो नाइट्राइल जो है उसकी 25 है, मतलब ये भी वीक एसिड है और ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। तो अगर हम वीक एसिड जो है या एस्टर है इनको अगर हम
इनका इनोलेट बनाएं तो उसके लिए ये जो वीक बेस है उससे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत वीक एसिड हैं, तो इनका इनोलेट्स बनाना वीक बेस से पॉसिबल ही नहीं है। इनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaNH2 इस तरह का स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए होगा, तभी इनके इनोलेट आयंस या एनायंस बन सकते हैं, इनोलेट्स बन सकते हैं, जबकि हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करें। लेकिन क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं तो इनका वीक बेस से भी हमें इनोलेट्स मिल जाते हैं। तो इसमें देखिए हम अगर इसको थोड़ा सा एनालाइज करें कि इनकी एसिडिटी कैसे कैसे होती है, अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना एसिडिक है, क्या नेचर है इनमें, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के साइड पर जो अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है उसकी एसिडिटी क्या है। जो रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो एक्टिवेटेड है या दो कार्बोनिल ग्रुप के बीच में या कार्बोनिल के एडजेसेंट कार्बन एटम पर जो है उसकी एसिडिटी कितनी है, इसको अगर हम स्टडी करें तो देखिए ये एस्टर है और ये कीटोन है, राइट, इथाइल एसीटेट और एसीटोन। इसमें एस्टर इज़ वीक एसिड, इसका 25 pKa वैल्यू है, मीन्स इट इज़ मोर वीक देन एसीटोन, कीटोन से ज़्यादा वीक है। क्या कारण है? बिकॉज कार्बोनिल ऑक्सीजन ऑफ एस्टर पार्टिसिपेट इन डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एल्कोक्सी ऑक्सीजन। देखिए एस्टर जो है CH3COOET, इसमें अगर ये अपना एक प्रोटॉन दे देता है तो इनोलेट में चेंज हो जाएगा। तो वो जो इनोलेट है वो कब रेजोनेट करेगा? जबकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डिलोकेलाइज करे, लेकिन उससे पहले ही हमारा जो है एस्टर में यहाँ पर ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन ये जो अनसेचुरेटेड है या जिस पर डबल बॉन्ड है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा एस्टर का ऑक्सीजन, और जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, मीन्स ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये एस्टर के जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस ऑक्सीजन के ये अपनी तरफ ले लेगा, मीन्स जो एस्टर का ये वाला ऑक्सीजन है दिस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट, ये डबल बॉन्ड आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो अल्फा कार्बन एटम पर जो हाइड्रोजन है, मीन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है वो बहुत जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं चाहेगा ये इतना इजीली इलेक्ट्रॉन इसको दे के एसिडिक फॉर्म में, मतलब प्रोटॉन को रिलीज करेगा, तभी तो एसिडिक कहलाएगा। ये एसिडिक नेचर मीन्स डोनेशन ऑफ प्रोटॉन, बेसिक मीन्स डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये मिथाइलिन ग्रुप एसिडिक, ज़्यादा एसिडिक कब होगा? जब इजीली अपना प्रोटॉन दे देगा। पर ये एसीटोन के कंपेरेटिवली, अगर मान लीजिए कोई कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन मान लीजिए जैसे एसीटोन है C+CH3, ये वाला जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है सपोज, है ना, ये तो इजीली अपना प्रोटॉन देगा। क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन ये चाहिए ऑक्सीजन एटम को, और ये इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या हो जाएगा CH3C, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकल गया, मतलब इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तो ये एसिडिक है। लाइकवाइज एस्टर भी इसी तरह से करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये H पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा और एनायन बना देगा, है ना। ये देखिए CH2H और C डबल बॉन्ड O C2H5, तो ये इनोलेट एनायन, जैसे इसने इनोलेट एनायन बनाया है, ये कब बनाएगा? जबकि ये भी बेस की प्रेजेंस में ये H पॉजिटिव रिलीज़ कर दे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, मतलब ये इसको दे दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये तो इनोलेट एनायन जैसे एसीटोन में बना है वैसे ही इसमें बन जाएगा एस्टर में। पर एस्टर में क्या होता है, साइड में इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री है,
तो फ्री होने के कारण इन बिटवीन ये क्या रिएक्ट करता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज आ गया। तो ये बहुत इजीली, अब इसको इतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, एसीटोन में तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, तो ये बहुत जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन इसके पास तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है एस्टर के पास, तो ये उतना इजीली प्रोटॉन को डोनेट करके इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा बेस की प्रेजेंस में, राइट। तो क्योंकि इसके पास ये, अब ये देखिए बेस से रिएक्ट कर रहा है, तो ये प्रोटॉन लेके ये इनोलेट एनायन बना रहा है। इनोलेट एनायन क्या है, इसके ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इधर जाएंगे, इस पर तो ऑलरेडी डिलोकलाइजेशन है, तो ये लेस डिलोकलाइजेशन हो पाएगा, ऑलरेडी है तो इसका डिलोकलाइजेशन कम हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कीटोन। तो एस्टर वीक एसिड क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन को लेस इजीली डोनेट कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू कीटोन। और क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इसका डिलोकलाइजेशन, एस्टर का डिलोकलाइजेशन जो है वो एनाइनिक चार्ज के कारण, इनोलेट का जो ये चार्ज है इसके कारण बहुत इजीली डिलोकलाइजेशन नहीं होता है, जैसा कि कीटोन में हो जाता है। तो कीटोन आर मोर एसिडिक देन एस्टर, राइट। अगर आपसे पूछें कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, एस्टर या कीटोन, तो कौन सा होगा, कीटोन। क्यों कम है एस्टर, कम एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन को उतना इजीली डोनेट नहीं कर पाता जितना कीटोन कर देता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एस्टर में जो ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो देके और ये एनायन बना देता है, और इस एनायन के कारण इसका जो यहाँ पर ये प्रोटॉन निकलता है उस एनायन का डिलोकलाइजेशन इजीली नहीं हो पाता है, राइट। दूसरा, अगर हम देखें इन केस ऑफ कीटोन्स, इफ अ हेलोजन एटम इज प्रेजेंट ऑन अल्फा पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, देन हेलो कीटोन्स बिकम मोर एसिडिक। ऐसा क्यों होता है, देखिए कीटोन है, इसके हेलो पोजीशन पर ये वाला या ये वाला कोई भी हेलो हाइड्रोजन एटम है, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम या अल्फा कार्बन एटम में अगर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन एक हेलोजन या दो हेलोजन ग्रुप से हो जाता है तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, वही सेम रीज़न है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे इस कार्बन को, और वो ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन दे के ईजिली निकल जाएगा। यहाँ पर दो हेलोजन आ गए तो दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हो गए, तो ये और इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पे कोई भी नहीं है तो कंपैरेटिवली लेस इजीली देगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लग जाएंगे वो उतना ही ज़्यादा एसिडिटी शो करेगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। बाकी इसकी एसिडिटी के बारे में कुछ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।